नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है स्टडी दिल से में। आज हम टॉप 50 प्रश्न करेंगे ईवीएस के। एक ऐसी श्रृंखला जो आपको लगातार अब देखने को मिलेगी। आपका सहयोग, आपका साथ, आपका भरपूर प्यार हमको चाहिए। सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम। आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। परिस्थिति शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादन करने का श्रेय किसको जाता है? तो सर्वप्रथम प्रतिपादन करने का श्रेय किसको जाता है? ब्राउन को जाता है, खुराना को जाता है, अरस्तु को जाता है, एरेटर को जाता है। देखिए, परिस्थिति को देने वाले थे एजी टांसले। कौन थे? एजी टांसले महोदय। ठीक है, लेकिन पूछा क्या, परिस्थिति शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो रेटर महोदय ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एक काम जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो आप कर लीजिएगा। वो काम है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लिंक को शेयर कर दीजिएगा। सभी लोगों को लाइक ज़रूर करना है और एक एक कमेंट ज़रूर छोड़ना है। ये आपका काम है, इसको आप करिए, बाकी काम हम पर छोड़ दीजिएगा। परिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जो परिस्थितिकी है निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जीवन और वातावरण का है, मनुष्य और वन का है, मृदा और जल का है, पति और पत्नी का है। देखिए, परिस्थितिकी है वो किस किस का है? क्या मनुष्य वन का है? बिल्कुल है। मृदा और जल का है, पति पत्नी का। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो जीवन और वातावरण का है। ये ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन परितंत्र का अजीवीय घटक है? अजीवीय, जीवीय तो नहीं पूछा, अजीवीय पूछा है, तो इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। निम्न में से कौन परितंत्र का अजीवीय घटक है? क्या मानव है? जी, मानव तो जीवित है। जीवाणु जीवित है। क्या जल जीवित है? जल जीवित नहीं है। क्लार्क का जीवित है? बिल्कुल है। क्लार्क का एक जीवाणु होता है, इसलिए जल जीवित नहीं है, अजैविक है, अजीवीय घटक है। तो सी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता वो क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, अपघटक होते हैं। तो बताइए क्या होते हैं? जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, हमेशा याद रखें। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। मुख्यतः मैनग्रोव, जो मैनग्रोव नहीं है मैग्रोव है, मैग्रोव वाले जवारी वन कहाँ पाए जाते हैं? नागार्जुन सागर में पाए जाते हैं, सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं, नर्मदा बेसिन में पाए जाते हैं, या रंगलती पश्चिमी बिहार में पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन डेल्टा बी में पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। मैग्रोव जो वनस्पति का मुख्य घटक क्या है? फाइकस है, राजाफोरा है, मेजाफोरा है, अप्रेसिपस है। तो मैग्रोव वनस्पति का जो मुख्य घटक है वो क्या है? वो है राइजोफोरा। तो मैग्रोव वनस्पति का जो मुख्य घटक क्या है? राइजोफोरा। बी ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी नमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? किसकी कमी के कारण? देखिए, सीधी सी बात है, कास्ट के कारण मरेंगे, ऑक्सीजन के कारण मर जाएंगे? बिल्कुल जी हाँ, मर जाएंगे। कास्ट के कारण नहीं मरेंगे, ठंडी वायु के कारण नहीं मरेंगे, भोजन और कुछ भी खा लेंगे तब भी बच जाएंगे। लेकिन ऑक्सीजन अगर आपको एक पल के लिए भी ना मिले तो आप मर जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? प्रश्न पूछा है। क्या चंद्रमा से आपको सौर ऊर्जा प्राप्त होती है? नहीं। समुद्र से होती है। बच्चों वाला प्रश्न है ये, तो बहुत इजी प्रश्न है। सूर्य से प्राप्त होती है, हवा से। तो हमेशा सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। सी ऑप्शन नंबर जो है आपका राइट हो जाएगा। सभी लोग एक काम ज़रूर करेंगे, लिंक को शेयर कर दें अपने अपने मित्रों को। ज़रूर लिंक को शेयर करना है, कमेंट करना है और लाइक करना है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? देखिए, मरुद्भिद की बात करी है तो कौन सा पौधा मरुद्भिद है? क्या सरसों के बारे में आपने सुना होगा, द्विबीजपत्री होता है। सरसों कैसा पौधा होता है? द्विबीजपत्री पौधा होता है। अमरबेल तो है नहीं। करील है। तो मरुद्भिद पौधा कौन सा है? करील है, करील। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है। अजैव, जो पर्यावरण का अजैव अवयव का उदाहरण क्या है? वनस्पति है, जानवर हैं, वायु है, सभी। तो देखिए,
अजैब, जैबिक तो नहीं पूछा, अजैब पूछा है ना, तो वायु होगा। सी ऑप्शन नंबर राइट होगा। आगे बढ़ेंगे। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन सा है? कवक है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, हरे पौधे हैं। तो वैसे तो बैक्टीरिया होना चाहिए, लेकिन हरे पौधे हैं। तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन सा है? हरे पौधे हैं। डी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? शिकागो में हुआ था। शिकागो कहाँ है? शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने जो भाषण दिया था, इसलिए शिकागो फेमस है। शिकागो ने किसने भाषण दिया था? स्वामी विवेकानंद ने। एडिलेड, एडिलेड कहाँ है? एडिलेड इंग्लैंड में है। जहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया में, बताइए आप कमेंट करके। इंग्लैंड में एडिलेड में एक क्रिकेट का ग्राउंड है। लंदन और रियो डी जेनेरो। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ? रियो डी जेनेरो में हुआ। कब हुआ? 1992 में हुआ। डी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है? पूछा है राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है। शिमला में है, कोलकाता, लखनऊ, बेंगलुरु। देखिए कहाँ पर है? लखनऊ। सी वनस्पति उद्यान कहाँ पर है? लखनऊ में। आगे बढ़ेंगे। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली में, भोपाल, देहरादून और लखनऊ। तो कहाँ पर है? देहरादून में। सी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में है। आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? विशालतम पूछा है। विशालतम यानी होता है बड़ा, और बड़ा कौन सा है? बायोम है क्या? जी बायोम तो नहीं है। जलमंडल है? बिल्कुल हो सकता है। स्थलमंडल है? नहीं है। जीवमंडल नहीं है, लेकिन जलमंडल है। तो बी ऑप्शन नंबर राइट हो जाए, क्योंकि सबसे अधिक चीज में तो जलीय मंडल फैला है ना, तो विशालतम हो गया। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। रासायनिक चक्र तो नहीं कहते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र कह सकते हैं। भू वैज्ञानिक चक्र नहीं कहते हैं। भू रासायनिक चक्र नहीं कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो हरित गैस कौन सी नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए ऑप्शन, लेकिन कौन सी नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है। तो डी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है, इलाहाबाद में है, करनाल में है, बेंगलुरु में है। तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है बताइए? जो पारिस्थितिकी केंद्र है वो बेंगलुरु में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो अपना कौन सा हो जाएगा? डी वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है? नहीं मनाया जाता। 6 अगस्त को नहीं। 5 जून को मनाया जाता है। 16 जून को नहीं मनाया जाता। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, इस चीज़ को याद रख लें। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, इस चीज़ को आप याद रखें। आगे बढ़ेंगे। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आज का 20वां प्रश्न, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1973 में मनाया गया था। आगे बढ़ेंगे। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई? 23 मार्च 1950 को हुई। कब हुई? 23 मार्च 1950 को हुई विश्व मौसम विज्ञान की। दूसरा राइट हो जाएगा बी। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब, किस वर्ष मनाया गया? तो पहली बार कब मनाया गया? 1973 में मनाया गया। 1973 में मनाया गया। 5 जून को मनाया जाता है, इतना याद रखें। आगे बढ़ेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी? एडम्स ने दी, जोसेफ ग्रीनल ने दी, नेरोबी ने दी या टांसले ने दी? तो संकल्पना किसने दी थी? टांसले ने महोदय ने दी थी। तो डी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। ए जी टांसले इनका पूरा नाम है। परिस्थितिकी निस्से आला की संकल्पना किसने दी? निस्से आला की संकल्पना दी थी जोसेफ ग्रीनल ने। किसने दी थी? नोरेबी ने नहीं दी थी, टॉन्सले ने नहीं दी थी, लेकिन जोसेफ ग्रीनल ने दी थी। तो सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे।
भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ था 1986 में हुआ था। तो बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? क्या 98% होती है, क्या 58 होती है, क्या 78 होती है, क्या 88 होती है? ना 88 होती है, ना 98 होती है, ना 58 होती है, लेकिन 78% वायु में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। और 21% अगर इसमें मिला दी जाए ऑक्सीजन, ठीक है, तो 78-98, 78-88-98, 99% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर होती हैं। ये प्रश्न आपको कई बार पूछा जा चुका है कि 99% कौन सी गैसें हमारे वायुमंडल में सक्रिय है? तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। आगे बढ़ेंगे। NEERI की स्थापना कब और किसके रूप में हुई? तो NEERI की स्थापना 1958 में हुई। ऑप्शन नंबर ए लगा दो या बी लगा दो, एक ही है, ए राइट हो जाएगा। ना कि 1998 में हुई, ना 1938 में हुई। चलो आगे बढ़ेंगे। आपको क्लास कैसी लग रही है हमें फीडबैक ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कमेंट करें और लाइक करें, इतना याद करना है। लिंक को शेयर जरूर करना है अपने मित्रों को। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स किस जीव की प्रजाति है? तो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स किस जीव की प्रजाति है? इकोमार्क। क्या इकोमार्क की है? नहीं है। चमगादड़ की हो सकती है। सर्वहारी है? नहीं है। बाघ है? नहीं है। देखिए चमगादड़ फ्लाइंग माने होता है उड़ना, और चमगादड़ उड़ता है, ना बाघ उड़ता है, ना सर्वहारी उड़ता है, ना इकोमार्क उड़ता है, लेकिन चमगादड़ उड़ता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते चलेंगे। भारतीय संसद ने जैव विविधता अधिनियम कब पास किया? 11 दिसंबर 2002 को, 12 दिसंबर 2006 को, 14 दिसंबर 2004 को या 16 दिसंबर 2003 को? तो भारतीय संसद ने जैव विविधता अधिनियम पास किया 12 दिसंबर 2006 को किया था। बी वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। सॉरी, बी वाला नहीं, 11 दिसंबर 2002 को किया था। डाउट हो गए हैं अपन, ए लगा देंगे। आगे बढ़ेंगे। भारत सरकार ने बाघ परियोजना कब शुरू की? तो भारत सरकार ने बाघ परियोजना कब शुरू की थी? अप्रैल 1983 में बाघ परियोजना शुरू की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ना 1973 में नहीं की थी। 1973 में विश्व में पर्यावरण दिवस पहली बार मनाया गया था। निम्नलिखित में से जैविक उर्वरक कौन सा है? राइजोबोयम है, एजोबैक्टीरियम है, सहजीवी संबंध या उपरोक्त सभी? तो कौन सा है? राइजोबोयम है कि एक्टोजियम? तो बताना है आपको। उर्वरक पूछा है कौन सा है? तो राइजोबोयम है, एजोटोबैक्टर है, सहजीवी संबंध है, उपरोक्त सभी। टी वाला ऑप्शन आपका जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते चलेंगे आराम से। जैविक उर्वरक खेती में प्रयोग किए जाते हैं। ये किफ़ायती होने के साथ साथ कम प्रदूषक होते हैं। जैविक खेती के क्या फ़ायदे हैं? यह किफ़ायती होती है, यह कम समय लेती है, इसमें कम मजदूरों की ज़रूरत होती है, उपरोक्त सभी। देखिए जैविक खेती के एक ही फ़ायदे हैं कि यह किफ़ायती होती है। कैसी होती है? किफ़ायती होती है। ए वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। जैविक खेती में रासायनिक उत्पादों का प्रयोग न करके कंपोस्ट, जैविक खाद आदि का प्रयोग किया जाता है। यह किफ़ायती और कम प्रदूषक भी होती है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा नोट करें। आगे बढ़ेंगे। मोबाइल फ़ोन से उत्पन्न ई कचरे में कौन सा तत्व होता है? तो मोबाइल फ़ोन होता है, उसमें क्या होता है? कॉपर होता है, जिंक, आयरन या लेड? तो मोबाइल फ़ोन से मेरे हिसाब से कॉपर होता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ई कचरा या ई अपशिष्ट बेकार हुए मोबाइल फ़ोन से उत्पन्न होता है, जो पर्यावरण के लिए बहुत घातक है। इससे मुख्य रूप से कॉपर होता है। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन थे? पट होचिंग्स थे, रसेल कार्सन थे, अमृता देवी थे? तो कौन थे? इनमें से कोई नहीं। तो रसेल कार्सन थे। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन थे? रसेल कार्सन थे। आगे बढ़ेंगे। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक रसेल कार्सन थे। यह पुस्तक 27 सितंबर 1962 को प्रकाशित हुई थी। यह पेस्टिसाइड के दुष्प्रभाव पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पिंड उल्टा हरित ग्रह प्रभाव प्रदर्शित करता है? क्या मंगल करता है, शुक्र, बृहस्पति या टाइटन? तो कौन करता है बताना है आपको। टाइटन करता है। टाइटन किसका उपग्रह है? टाइटन है शनि का उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। ठीक है। आगे बढ़ेंगे।
हमारे सौरमंडल में टाइटन उल्टा हरित ग्रह प्रभाव प्रदर्शित करता है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। किस खाद्य श्रृंखला में संख्याओं का पिरामिड उल्टा होता है? ग्रासलैंड खाद्य श्रृंखला में होता है, तालाबी खाद्य श्रृंखला में होता है, परजीवी खाद्य श्रृंखला में होता है। तो कहाँ होता है? ग्रासलैंड खाद्य श्रृंखला में होता है कि परजीवी में होता है, बताना है आपको। देखिए परजीवी में होता है उल्टा, तो सी वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। लिखा है परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्याओं का पिरामिड जो हमेशा उल्टा होता है। कार्बन लेवी क्या है? प्रश्न पूछा है कार्बन लेवी क्या है? जेट और लगने वाला कर है, पेट्रोल पर लगने वाला कर है, कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर है, इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन लेवी क्या है बताना है। जेट वाला है, सी वाला। कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर है वो जेट लेवी है, तो सी जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। आगे बढ़ें। भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग सुरक्षित क्षेत्र में आता है? जो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है वो सुरक्षित क्षेत्र में आता है, वो 5% है। कितना प्रतिशत है? 5% है। आगे बढ़ाएंगे। भारत के क्षेत्रफल का 5% भाग है जो सुरक्षित क्षेत्र में आता है, बिल्कुल लिखा है। जैट्रोपा के अलावा निम्नलिखित में से किस पेड़ के बीज का तेल भारत में सैकड़ों परियोजनाओं के लिए संयंत्र चालक के रूप में साबित हुआ है? ये बिल्कुल टॉप ट्रेंडिंग प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आ सकता है, टॉप ट्रेंडिंग प्रश्न है। अभी तक पब्लिक परीक्षा में पूछा तो नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है। अर्चिस हाइपोएगा है क्या? पोगोमी या पिन्नाटा है, ब्यूटी या मोनोस्पर्मा है, इनमें से कोई नहीं। जैट्रोपा के अलावा निम्नलिखित में से किस पेड़ के बीज का तेल भारत में सैकड़ों परियोजनाओं के लिए संयंत्र चालक के रूप में साबित होता है? तो वो है पोगोमी या पिन्नाटा है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे। पोगोमिया पिन्नाटा। पोगोमिया पिन्नाटा का तेल, पोगोमिया तेल भारत में अनेक योजनाओं में संयंत्र तेल के रूप में साबित हुआ है। इसे जैविक तेल भी कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते चलेंगे। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। समुदाय रिजर्व है, परिस्थिति संवेदनशील क्षेत्र है, जीव मंडल रिजर्व है। वन्यजीव पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न कार्यों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार उपयुक्त में से कौन सा भारत में तय किया गया है? केवल एक, केवल दो, बताना कौन सा है। तो परिस्थिति संवेदन क्षेत्र एक ही है या केवल दो या केवल तीन, बताना है आपको। तो केवल एक परिस्थिति संवेदन क्षेत्र है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ए वाला राइट हो जाएगा। समुदाय रिजर्व वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। जलवायु लचीला कृषि पर राष्ट्रीय पहल, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। इनमें से प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन परियोजना में क्या शामिल है? केवल एक, केवल दो, दोनों। तो दोनों शामिल हैं, ए और बी। आंसर आएगा दोनों। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन परियोजना में शामिल है, तो आंसर बी हो गया है राइट। आईची टारगेट किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल से, नागायो प्रोटोकॉल से, जेनेवा कन्वेंशन या वियना कन्वेंशन। तो नागायो प्रोटोकॉल से आईची टारगेट संबंधित है। आईची टारगेट नागायो प्रोटोकॉल से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे। अम्लीय वर्षा ऐतिहासिक इमारतों का नुकसान करती है। इनमें से कौन सी ऐसी प्रतिक्रिया का अंतिम उत्पाद है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिप्सम या कैल्शियम कार्बोनेट या बुधा चूना। तो कौन सा है ये बताना है आपको। तो जिप्सम है। आगे बढ़ेंगे। अम्लीय वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड होती है जो चूने को जिप्सम में बदल देती है, जिससे ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचता है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य किन 3 प्रदेशों में है? देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में है क्या, मध्य प्रदेश में है क्या, उत्तर प्रदेश में है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में है क्या? नहीं है, हरियाणा आ गया तो हो ही नहीं सकता। हरियाणा में थोड़ी आ जाता चंबल। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में है ही नहीं चंबल, तो नहीं होगा। राजस्थान मध्य प्रदेश में मानते हैं, गुजरात में नहीं होगा। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है, तो तीनों में है चंबल वाला अभ्यारण्य। कौन सा? राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। यह 5400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह मुख्य रूप से किस्सों, घड़ियालों, गंगा की डॉल्फिनों आदि के लिए है। जापान की निम्नलिखित में 2 बीमारियों पर ध्यान दीजिए। मिनीमाता और इताई इताई, इन बीमारियों को फैलने की 2 वजह कौन सी हैं? पारा आर्सेनिक है, आर्सेनिक पारा या पारा कैडमियम है। तो मेरे हिसाब से कैडमियम और आर्सेनिक होगा कि पारा कैडमियम, पर तो पारा कैडमियम होना चाहिए। सी बिल्कुल राइट है। तो पारा कैडमियम ऑप्शन नंबर लगा देंगे आप। इताई इताई के लिए
प्रयोग किया जाता है? मिनीमाता बीमारी का कारण तत्व पारा है। मिनीमाता जो होता है किससे होता है? पारा से होता है। और एताई बीमारी का तत्व है वो कैडमियम है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। बी वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में, यह क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल 1,98,523 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1974 में हुई। जैव विविधता अधिनियम 2002 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। जैव विविधता अधिनियम 2002 के अनुसार भारत सरकार जैव विविधता धर्मों पर विकास करेगी। हो सकता है स्वदेशी इलाज कराने वाले वैद्य और हकीकों को जैव विविधता क्षेत्रों में से संसाधनों का उपयोग करने के पहले अनुमति लेनी होगी। हो सकता है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से बिना अनुमति के बिना जैविक संसाधनों से संबंधित पेटेंट लागू नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर तीसरा ही राइट होना चाहिए। देखते हैं कौन सा होगा। केवल 3, केवल सी सही बात है। प्रश्न पूछा है जैव विविधता अधिनियम 2002 के अनुसार भारत सरकार जैव विविधता धरोहर को विकास करेगी, तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से बिना अनुमति के बिना जैविक संसाधन से संबंधित पेटेंट लागू नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड वेटलैंड डे की शुरुआत कब हुई? देखिए वर्ल्ड वेटलैंड डे की शुरुआत कब हुई तो ये आपको बताना है। वर्ल्ड वेटलैंड डे की शुरुआत 1971 में हुई थी। 1971 में वर्ल्ड वेटलैंड डे की शुरुआत हुई। आज का अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट जरूर करना है सभी को। एक प्रश्न और होगा 49वां। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवासीय क्षेत्रों में अधिकतम ध्वनि सीमा कितनी हो सकती है? तो अधिकतम ध्वनि सीमा 50 डेसिबल हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। 55 डेसिबल हो सकती है? हो सकती है। 60 डेसिबल? नहीं, 55 डेसिबल हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी आप लगा दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लिंक शेयर कर दें अपने अपने मित्रों को। आगे बढ़ेंगे। बेल आइकन का बटन जरूर दबाना है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवासीय क्षेत्रों में अधिकतम ध्वनि सीमा 5 डेसिबल हो सकती है। चलो आगे बढ़ेंगे। बिलीगिरी रंगा मंदिर वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में? बिलीगिरी है तो कहाँ पर है? कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरल में है? तो कहाँ पर है? बिलीगिरी है जो वो कर्नाटक में है। और कर्नाटक में तो ऑप्शन नंबर सी। अभी जो BS येदियुरप्पा कर्नाटक के CM थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नया CM कौन बना है कमेंट करके बताइए। आज का आपके लिए बिलीरंगा रंगा मंदिर वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में है। यह 540 वर्ग किलोमीटर फैला है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। धन्यवाद। इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई क्लासों के साथ, नए टारगेट के साथ। आपका प्यार और उत्साह हमको ऐसा ही चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।